और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अनीला अली। वाशिंगटन से हैं, अपना एक थिंक टैंक भी रन करती हैं और ख़वातीन के लिए अमेरिका में बड़ा काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच अनीला फॉर योर टाइम। Thank you, Dr. Chima, for having me again. सो मिस अनीला, आज आपसे बात करनी है अबाउट द मिड टर्म इलेक्शंस। आप क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस हो या जितने भी वहाँ पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या थिंक टैंक से बड़ा जो पब्लिक पॉलिसी सर्कल्स में बड़ा इन रहती हैं वाशिंगटन में, मैं जानना चाह रहा था कि ये जो अमेरिका में तब्दीलियां आ रही हैं सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, आप क्या समझ रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं दे आर गोइंग टू लूज द पोजीशन, मे बी इन हाउस में छोड़ देंगे और सेनेट में वो अब दे आर गोइंग टू कीप जो आई थिंक 35 जो पोजीशंस हैं जिनके ऊपर इलेक्शंस हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर कितना को मुश्किल वक्त है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा स्ट्रेस है उनके ऊपर और रिपब्लिकन्स बड़ी टफ लाइन ले रहे हैं। सो हाउ डू यू सी, क्या तब्दीली आ सकती है? काइंडली हमारे साथ शेयर करें, पाकिस्तान में, भारत में, यहाँ पे दोस्तों के साथ। जी, इस वक़्त बहुत एक्साइटिंग टाइम है यहाँ वाशिंगटन डीसी में। सारे जो एनालिस्ट्स हैं वो एक दूसरे को फ़ोन करके कह रहे हैं, पहले ये था कि रिपब्लिकन साइड पे ज़्यादा मोमेंटम था, क्योंकि हमेशा जो पार्टी होती है, इनकम्बेंट पार्टी होती है, वो लूज़ करती है। ट्रेडिशनली जितने आप इलेक्शंस देखें कि चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा हो, उन्होंने भी बहुत सारी हाउस सीट्स लूज़ की थी फर्स्ट मिड टर्म में। उसके बाद बिल क्लिंटन ने 54 सीट्स लूज की थी। प्रेसिडेंट बुश जब थे तो उन्होंने भी काफी सारी लूज की थी, वो मोर बिकॉज ऑफ 9/11। प्रेसिडेंट ओबामा की डेफिनेटली 63 सीट्स थी। और यही ख्याल हो रहा है कि हाउस सीट्स ट्रेडिशनली लूज होती हैं, तो रिपब्लिकन्स की जो सबसे ज्यादा गेन होगी वो एक्सपेक्टेड है कि कंट्रोल ऑफ द हाउस में होगी। तो जब वो 218 सीट्स चाहिए आपको कंट्रोल करने हाउस की, एंड द रिपब्लिकन्स आर फेवर्ड टू विन 216। तो उनको बेसिकली इस वक्त वो दो उनको और चाहिए, जिसमें वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का कहा जा रहा है कि हाउस में उनको 199 मिलेंगी, और जो बाकी 20 सीटें हैं उसके लिए रेस बहुत क्लोज है, और उनको कहते हैं हम टॉस अप रेसेस हैं। और वो जैसे कि न्यूयॉर्क, वहां पर 3 ऐसी हाउस रेसेस हैं, ओहायो में 2 हैं, पेंसिल्वेनिया में 3 हैं। अभी आपने देखा होगा कि सारे प्रेसिडेंट्स डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प, बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट बाइडेन, ये सारे पेंसिल्वेनिया पहुंचे हुए थे, क्योंकि वहां पर जो 3 रेसेस हैं हाउस की वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वहां पर ट्रेडिशनली जो अर्बन एरियाज हैं, जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, सिटीज हैं, वहां पर वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लेकिन वो इस वक्त लग रहा है टॉस अप आ गए हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स जीत सकते हैं। उसके अलावा फिर वो सारी जो स्टार स्टडेड डेमोक्रेटिक टीम थी वो न्यूयॉर्क भी गई, और वहां पर हिलरी क्लिंटन ने अपनी स्पीच दी, डेमोक्रेट्स को एक्साइट किया कि भाई इस वक्त बैलेट पे डेमोक्रेसी है, और जितना हमने काम किया वो सारा रिपब्लिकन्स रोक देंगे, इसलिए बहुत जरूरी है वोट करना। कैमला हैरिस भी थी वहां पर और प्रेसिडेंट बाइडेन भी थे, और वहां पर न्यूयॉर्क में भी 3 बहुत इम्पोर्टेंट अहम हाउस वोट्स हैं, और गवर्नर रेसेस भी आ गई हैं काफी। गवर्नर रेसेस भी इम्पोर्टेंट होती हैं बिकॉज वो प्रेसिडेंट का एजेंडा स्टेट वाइड कैरी करते हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं नीला। आप क्या समझती हैं ओबामा का, हिलरी क्लिंटन का, बाइडेन साहब का या कैमला हैरिस का, सबका इलेक्शंस में जाके लड़ना जो है, वो अपनी स्पीच करना या एंगेज करना है? डू यू थिंक डेमोक्रेट्स आर वरीड और परेशान है? क्योंकि बिकॉज नॉर्मली रिटायर्ड प्रेसिडेंट डोंट कम फॉर सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन्स। देखिए, टुवर्ड्स द एंड वो हमेशा आते हैं, जब लगता है कि, और होता यही है कि जहां पर हम कहते हैं कि रिपब्लिकन्स में मोमेंटम होता है और बहुत उनमें एक्साइटमेंट होता है, और डेमोक्रेट्स में सिर्फ वरी होती है।
तो इस वक्त यस डेमोक्रेट्स आर वरीड, दे हैव रीजन टू बी वरीड बिकॉज सारे जो पोल्स हैं हाउस के रेसेस के वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, और सेनेट तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन हाउस a lot of democratic analysts are saying कि we will lose the house. Question is, you know, कितने सीट से, और सेनेट के लिए बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पैसे डाले जा रहे हैं इन रेसेस में, और लास्ट मिनट ट्राई कर रहे हैं कि चेंज कर दें। देखिए जो रेसेस होती हैं वो कभी कभार एक वोट से डिसाइड होती हैं, और अगर डेमोक्रेट्स जाके, ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स मिड टर्म्स में जो भी इनकम्बेंट्स होते हैं वो कम वोट करते हैं, और डेमोक्रेट्स तो और कम करते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी में यस पीपल आर वरीड एंड सेइंग, इसीलिए आपने देखा स्टार्ट स्टडेड कास्ट हमारी जा रही हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, और रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट ट्रंप भी कैंपेन ट्रेल्स पे निकले हुए हैं अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए। सो यस देयर इज अ लिटिल वरी। तो अनिला में ये बताएं कि ये जो इन्फ्लेशन, गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिससे ये पता चला था कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो बड़े परेशान है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, तो क्या समझती हैं ये कितना बड़ा इशू है? हालांकि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी रिलीज़ किए हैं, बल्कि कल भी मैं देख रहा था कुछ उन्होंने मज़ीद ऑयल रिजर्व्स रिलीज़ किए हैं। आप क्या समझती हैं अमेरिकन के लिए इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है? इन्फ्लेशन बड़ा मसला है, इमिग्रेशन बड़ा मसला है, क्राइम्स बड़ा मसला है, क्या है इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो था, फॉर अ मोमेंट अगर वो सप्लाई चेन ले लें, यूक्रेन वॉर ले लें, उससे पहले कोविड ले लें, इट वाज ए चैलेंज फॉर मैनी अमेरिकन। तो सबसे बड़ा एजेंडा क्या है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जो जिसको लोग देख के वोट डाल रहे हैं? देखिए इस वक्त चाहे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हो, हर किसी को रेंट देना है, मॉर्गेज देना है, ग्रोसरी महंगी हो गई है। जो ग्रोसरी हम $50 की खरीदते थे जिसमें सिर्फ अंडे डबल रोटी होते थे, अब वो $70 के हो गए हैं। इन्फ्लेशन डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है, हर वोटर के माइंड पे है इन्फ्लेशन, विच इज वाई सारी जो रेसेस हैं वो टाइट हो गई हैं। अगर आप सिर्फ देखें तो बहुत सारी जो आप पूछा जाए रिपब्लिकन से, तो वो उनके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसमें नंबर वन वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन इज हर्टिंग अमेरिकन, और हम जो है चेंज करेंगे, हमारी पॉलिसीज इन्फ्लेशन को फाइट करेंगी। उसके अलावा जो रिपब्लिकन्स कह रहे हैं और जो कि बहुत सारे सेंट्रिस्ट डेमोक्रेट्स के भी दिमाग पे है, वो ये है क्राइम एट द बॉर्डर, बिकॉज बॉर्डर ओपन पॉलिसीज जो हैं उससे बहुत ज्यादा क्राइम टेक्सास में बढ़ गया है, कैलिफोर्निया में बढ़ गया है, न्यूयॉर्क में क्राइम बहुत बढ़ गया है। इससे डेमोक्रेट्स हर्ट हो रहे हैं, और इससे रिपब्लिकन्स के लिए इट्स इजियर फॉर देम टू विन सीट्स। तो जब एक इंसान को आप याद दिलाएंगे कि उनकी ग्रोसरी बहुत महंगी है, तो वो तो डेली चीज है, आपको अफेक्ट करता है, इट्स वेरी पर्सनल फॉर द वोटर देन। और जो डेमोक्रेट्स इस वक्त अपनी दे आर सेलिंग काइंड ऑफ एन आइडियोलॉजी कि जो है इलेक्शन डिनायर्स आर ऑन द बैलेट। इस वक्त ये सही बात है कि बहुत सारे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स रन कर रहे हैं ये वही हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शंस में तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो जीता ही नहीं। They are denying the authenticity, the validation of the election process. तो उससे हमारी डेमोक्रेसी हर्ट होती है। अब ये देखना है कि आया जब वो वोटर कल जाता है अपने वोट करने, तो क्या वो सोचता है कि उसकी ग्रोसरी बहुत महंगी है और बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं यूक्रेन की वॉर सपोर्ट करने में और क्राइम बहुत बढ़ गया है, या वो कह रहा है नहीं मैं आइडियोलॉजिकली मैं डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करूंगा बिकॉज, और या करूंगी बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑन द बैलेट। प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज ऑन द बैलेट, प्रेसिडेंट ओबामा भी यही कह रहे हैं कि बहुत सारे अगर ये 300 इलेक्शन डिनायर्स रिपब्लिकन पार्टी ने लगाए हैं, तो अगर वो जीत गए तो आप सोचें कि 2 साल बाद जो इलेक्शंस होंगे उसमें ये सारे इनकम्बेंट्स होंगे और ये कह रहे होंगे इन्होंने तो माना ही नहीं होगा इलेक्शन की वैलिडिटी, विच इज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी हियर। एंड देन इसका आपको देखें रिपल इफेक्ट्स पाकिस्तान में भी आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में भी कहते हैं अच्छा अगर अमेरिका कह रहा है इलेक्शन वैलिड नहीं है तो हमारा भी वैलिड नहीं है, और शक और डाउट क्रिएट करो लोगों के वोटर्स के माइंड में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नीला, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिकन्स ये कहते हैं कि लेट्स से जो डेमोक्रेट्स हैं वो एक जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लेके आए हैं, फेडरल एम्प्लॉयज़ को चेक्स जा रहे हैं, लोग काम करने नहीं आ रहे। और वैसे मुझे भी थोड़ा इत्तेफाक हुआ, आई वाज इन द यूएस, हर जिस दफ्तर में जाओ जहाँ जाओ लगा हुआ है
नीड लेबर लोग चाहिए काम करने के लिए, और दूसरा marijuana जो है उसको लीगलाइज कर दिया है, मतलब एक कंप्लीट मादर पिदर सिस्टम आज़ाद किया हुआ है। आप क्या समझती हैं ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसी बातें की जा रही हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पैसे दे रही है, लोग घर बैठ के खा रहे हैं, और marijuana जो है वो घरों में आ रही है, सो पीपल, वो जो रिपब्लिकन है वो कह रहे हैं हम बड़े अपसेट हैं इनसे। आप क्या समझती हैं ये जो डेमोक्रेट्स का ये एजेंडा है, इट इज हर्टिंग यूएस, या क्या आप समझते हैं कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ द यूएस, और दिस इज व्हाट द डेमोक्रेट्स आर फाइटिंग फॉर? देखिए, सोशलिज्म तो हमारी वैल्यू है ही नहीं यूनाइटेड स्टेट्स की। लेकिन एक पार्टी डेमोक्रेटिक है सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक। जी, तो वही मैं बता रही थी कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें स्प्लिट भी है। एक हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी एक फार लेफ्ट विंग है, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी की फार राइट है। तो दोनों पार्टीज की जो फार है, एक्सट्रीमिज्म है, वो एक कह देती है कि ओपन बॉर्डर्स कर दो और हर चीज फ्री कर दो, और हर 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 चीज यानी कि आप दे दें, फ्री में दे दें। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो अमेरिकन वैल्यूज वो ये हैं कि आप मेहनत करें, आप काम करें, तो आप सक्सीड करेंगे। ये अमेरिकन वैल्यू है। तो अगर आप देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेट्स आर सेंट्रिस्ट, लेकिन जो आवाज जा रही है डेमोक्रेट्स की वो फार लेफ्ट की जाती है, क्योंकि आप देखते हैं हमेशा जो एक फ्रिंज ग्रुप होता है, फ्रिंज जो फार राइट हो फार लेफ्ट हो, ये हमेशा लाउडर होता है, क्योंकि दैट्स हाउ दे गेट अटेंशन। सो अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि बहुत सारी गुड पॉलिसीज भी डेमोक्रेटिक पार्टी की वो छुप गई हैं, बिकॉज इतना रिपब्लिकन्स ने भी इसको यूज किया है, जो सोशलिस्ट एजेंडा डेमोक्रेटिक पार्टी के बाज लोगों ने अडॉप्ट किया है। प्रोग्रेसिव विंग के बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉर्डर्स खोल दो, ये हमें हर्ट करता है। हर कंट्री का राइट होता है कि वो बॉर्डर्स सिक्योर करें, और अगर ओपन कर देंगे तो कंट्री कैसे सिक्योर होगी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो सारे रिपब्लिकन्स को ये कहते हैं कि सारे डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं, हालांकि जो सेंट्रिस्ट पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें ज्यादातर मेजोरिटी सेंट्रिस्ट की है, और वो ये नहीं बिलीव करते हैं कि मैरिजुआना फ्री दे दो और ड्रग्स फ्री दे दो। वो बिलीव करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कि नहीं होना चाहिए, और सारी जो चीजें, पुलिस को जो डिफंड का आपने सुना होगा अमेरिका में जब आप थे कि यस। फंड द पुलिस है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत कॉस्टली रहा है। लास्ट इलेक्शन में भी रिपब्लिकन्स ने इसको यूज किया था। डेमोक्रेट्स ये नहीं कह रहे हैं डिफंड द पुलिस, वो कह रहे हैं रिफॉर्म देम। लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं वो उसको यूज करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे लोग डिफंड करते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो अपनी पॉलिसीज में ज्यादा जॉब्स हैं पुलिस में, और पैसे भी ज्यादा दिए हैं लॉ एनफोर्समेंट को, ग्रांट्स दिए हैं फॉर पीपल टू वर्क विद कम्युनिटीज एंड फेथ कम्युनिटीज टू वर्क विद लॉ एनफोर्समेंट। सो ये सारी चीजें हर्ट करती हैं जो सेंट्रिस्ट डेमोक्रेट्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेट्स हैं उनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नीला, ये बताइएगा कि ये अगर लेट से हाउस में तब्दीली आती है, कुछ सेनेट में तब्दीली आती है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इट विल अफेक्ट पाकिस्तान? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी यूएन में थे, आर्मी चीफ जनरल बाजवा वहाँ गए हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से हालात को मैनेज किया है। जो इमरान खान साहब ने एक जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक रॉ क्रिएट हो गई थी, और हर रोज़ अमेरिकन गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लग रहे थे। आप क्या समझती हैं कि अगर कोई लेट्स से रिपब्लिकन्स आते हैं, लेट्स से हाउस में या सेनेट में, तो क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, या पाकिस्तान के लिए क्या सिनेरियो देख रही हैं इन आफ्टर दिस मिड टर्म इलेक्शंस के, हमें क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है लुकिंग एट द डेवलपमेंट्स इन द मिड टर्म्स? देखिए, पाकिस्तान के लिए आई थिंक ईदर वे गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि ट्रेडिशनली हमेशा रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के को फेवर करते हैं। वो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ भी उनकी अलायंसेस ज़्यादा होती हैं, और वो अंडरस्टैंड भी करते हैं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना आउटरीच शुरू की थी पाकिस्तान को और जंप स्टार्ट किए थे रिलेशंस अगेन, अभी अच्छे हो गए, तो वो रिपब्लिकन अगर हाउस में कंट्रोल ले भी लेते हैं तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी में आ जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द पार्टीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। ज्यादा मुश्किल था डेमोक्रेट्स को सिखाना
और बताना कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस आर इन द बेनिफिट, हम ओल्ड एलाइज हैं और आप उनसे दोस्ती करें। तो वो जो मरहला था वो हो गया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2 साल में आपने देखा एम्बेसडर यूएस कितना काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, एड भी रिज्यूम हो गई है। उसके अलावा जो यूएसएआईडी की हेड है समंथा पावर्स, वो अभी वही रहेंगी। क्लाइमेट जो अफेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने सफर किया है, क्यों कि बिग बिग जो नेशंस एंड डेवलप्ड वर्ल्ड इतना सारा गर्मी भेजता है क्लाइमेट में, और जो क्लाइमेट चेंज हुआ है पाकिस्तान हर्ट हुआ है उससे, तो वो सब अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ईदर वे विल बी इट विल बी स्टेटस क्वो, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। इफ एनीथिंग हाउस के साथ ज्यादा एंगेजमेंट हो सकता है, वी कैन एक्सपेक्ट मोर एंगेजमेंट, बिकॉज ट्रेडिशनली बहुत सारे जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी क्लोज एलाइशिप है हाउस फॉरेन रिलेशंस के। माइक मैकॉल वो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, अगर वो दोबारा आ जाते हैं और कंट्रोल ले लेते हैं हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बिकॉज ये एक बड़ी पाकिस्तान का नॉर्मली हमारे कुछ जो कांग्रेसमैन होते हैं उनसे राब्ता तो होता है, लेकिन उतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राब्ता नहीं है। और ख़ासतौर पे यूएस विड्रॉल ऑफ जो अफगानिस्तान हुई उसके बाद तो मामला जो हैं वो और थोड़े से बिगड़ गए थे, फिर उसको मज़ीद इमरान खान साहब ने ख़राब कर दिया। थैंक यू वेरी मच अनीला अली, इट वाज थैंक pleasure talking you and learning what is the temperature in DC about what the midterms and about Pakistan. यू डॉक्टर। जी।